सुप्रभातम बच्चों, कक्षा 8 में आज अपन संख्यावाची शब्द विषय में जो प्रश्न आता है उसके विषय में पढ़ेंगे। संख्यावाची शब्द, संख्या दो प्रकार के भेद होते हैं, एक होता है पूर्ण और दूसरा होता है क्रमबोधक। संस्कृत में गणनात्मक संख्या संबंधित अपने प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले संख्याओं का संस्कृत में लेखन, सबसे पहले संख्याओं का संस्कृत में लेखन, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, किस प्रकार से अपन संख्याओं का लेखन कार्य करते हैं और उसी प्रकार से वाक्य के अंदर उसके कर्ता के लिंग वचनानुसार संख्या का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक है शब्द है तो एक है बालक है, अगर बालिका शब्द है तो एका बालिका, अगर नपुंसक लिंग में फलम शब्द है तो एकम फलम। इसी प्रकार से संख्यावाची संबंधित दो बालकौ, द्वे बालिके, द्वे फले। इसी प्रकार से संख्यावाची जो तीन, जिसको अपन तीसरा बोलते हैं, तो त्रयः बालकः, तीन बालक, तीसरा है बालिका और त्रीणी फलानि। इसी प्रकार से चार, चत्वारः बालकः सन्ति, तो बालक एक वचन और द्विवचन के अंदर क्रिया है वो द्विवचन की, और तीन के अंदर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वचन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। संस्कृत में लिंग भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत में ही पुरुष होते हैं, वो भी तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए, संख्या के संबंधित पहले सबसे पहले अपन संख्याओं का लेखन कार्य संस्कृत भाषा में आना बहुत जरूरी है। मैं आपको आज संस्कृत में लेखन संख्याओं का ज्ञान के विषय में अध्यापन कार्य करवा रहा हूं कि संस्कृत में संख्याओं को पहले लिखता हूं, उसके बाद आपको अपने 8वीं बोर्ड के अंदर जो कक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, उसके विषय में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप संख्याओं को लिखें। तो सबसे पहले संख्या को संस्कृत में गणनात्मक, संस्कृत में गणनात्मक संख्या संबंधित प्रश्न आता है। संस्कृत में गणनात्मक संख्या संबंधित। अब देखिए, सबसे पहले संख्या शब्द के भेद नंबर 1 पूर्ण, नंबर 1 पूर्ण और नंबर 2 क्रमबोधक। नंबर 2 क्रमबोधक। ये तो थी आपकी एक बेसिक जानकारी के लिए कि पूर्ण संख्या और क्रमबोधक संख्या। अब गणनात्मक संख्या संबंधित जो लेखन है वो देखिए। नंबर 1 एक है, ये आपका पुल्लिंग में होता है, एका, यह है स्त्रीलिंग, एकम, यह है नपुंसक लिंग में होता है। इसी प्रकार से संख्या जो 2 है तो द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसक लिंग में भी द्वे संख्या का प्रयोग करते हैं।
3। तो इसके लिए अपन पुल्लिंग में करते हैं त्रिय है, स्त्रीलिंग में तीसरा है और नपुंसकलिंग में त्रीणी। अब देखिए नंबर 4 पर पुल्लिंग में कहते हैं चत्वार है, स्त्रीलिंग में चतस्र है, नपुंसकलिंग में चत्वारी। अब इनका संख्याओं का तीनों लिंगों में प्रयोग है। एक है एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रिय है तीसरा है त्रीणी और चत्वार है चतस्र है चत्वारी। अब देखिए आगे बच्चों कि संख्या पंच, षड, सप्त, देखिए इसी प्रकार से संख्याओं को आगे अपन लिखते हैं कि क्रम वाइज चलता रहता है कि अष्ट, नव, 10, इस प्रकार से अपन संख्याओं को लिखते हैं। अब संख्या आती है 11, तो एकादश है। तो समझ में आया कि 10 तो हैं और एक और जोड़ दिया तो एकादश है। एकादश का अर्थ क्या होता है? 11, जिसको अपन कहते हैं 12 द्वादश है, 13 त्रयोदश है, 14 को कहते हैं चतुर्दश है। 14 को क्या कहते हैं? चतुर्दश है। देखिए लिखने के लिए चतुर्दश है, चतुर्दश भी, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, चतुर्दश भी आप इसको लिख सकते हैं। ये रुत्व विसर्ग संधि कर दी गई है। इसमें यहाँ पर विसर्ग के बाद में व्यंजन था, इसलिए विसर्ग का क्या बना दिया यहाँ पर र। ये भी सही है और ये भी सही है। अगली देखो पंच दश है। अब देखिए 16, तो 16 को क्या कहते हैं? षोडश है, 17 सप्त दश है, 18 अष्टादश है, 19 को अपन बोलते हैं नवदश या एकोनविंशति। नवदश है या एकोनविंशति। आई बात समझी? ये दोनों ही सही हैं। इसको भी आप नवदश भी बोल सकते हैं या एको यानी एक, ने यानी नहीं, विंशति यानी 20। 20 में एक नहीं होता तो कितने होते हैं? 19। इस प्रकार से अंत में देखिए विंशति, विंशति का अर्थ क्या होता है? 20। 21 को क्या बोलते हैं? एक विंशति, एक विंशति, एक विंशति। फिर 22 द्विविंशति या द्वाविंशति। द्वाविंशति भी कह सकते हैं, द्वाविंशति या द्विविंशति। 23 त्रयोविंशति, 24 चतुः। यहाँ पर अपने रुत्व विसर्ग संधि कर दी गई है। चतुर्विंशति या चतुर्विंशति यानी चतुः 4 और विंशति 20। 20 और 4 कितने हो गए? 24। इसी प्रकार से देखिए कि चतुर्विंशति यानी 24। अब देखिए आगे इसी प्रकार से आगे क्रम में कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 25, तो पंचविंशति, पंचविंशति, 26
षड्विंशतिः, षड्विंशतिः। 27 सप्तविंशतिः। 28 अष्टविंशतिः। 29 नवविंशति भी बोल सकते हैं इसको, या एकोनत्रिंशत्, एकोनत्रिंशत्, एकोनत्रिंशत्। देखिए एकोनत्रिंशत्, त्रिंशत् का अर्थ क्या होता है? 30। त्रिंशत् का अर्थ क्या होता है? 30। एको यानी एक, ने यानी नहीं। 30 में एक नहीं होता है तो कितने होते हैं? 29। और नव यानी 9, विंशति यानी 20, 20 और 9 कितने होते हैं? 29। तो दोनों तरह से आप अपन इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। आगे देखिए 63। 63 का अर्थ क्या होता है? 30। 63 का अर्थ क्या होता है? 30। अब देखिए आगे 163। 163 का अर्थ क्या होता है? 31। 163। आई बात समझे? 32। 32 जिसको कहते हैं 32 को कि द्वात्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, द्वात्रिंशत्। 33 त्रयस्त्रिंशत्। 33 को क्या कहते हैं? त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्। देखिए इसको अपन, मैं आपको बताता हूं, त्रयस्त्रिंशत्। यहां पर सत्व विसर्ग संधि की गई है। त्रयः शब्द था, विसर्ग था। अगर विसर्ग के बाद में तैथ है या कैख आता है तो विसर्ग का कौन सा स होता है? सड़क वाला, जिसको अपन कहते हैं दंत्य सकार, वह हो जाता है। तो देखिए विसर्ग का स कौन सा किया? दंत्य सकार कर दिया गया। और त्रयस्त्रिंशत्, इस प्रकार से आपका यह 33 लिखा गया। अब आगे देखिए चतुस्त्रिंशत्। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, चतुस्त्रिंशत्, या विसर्ग सत्व विसर्ग संधि करते हो तो भी कोई दिक्कतें नहीं है। इसी प्रकार से चतुस्त्रिंशत्, इस प्रकार से आप लिखते हो तो भी आपका सही है। चतुस्त्रिंशत्, यह भी आपका सही। यहां भी सत्व विसर्ग संधि का प्रयोग है। जो चतुस्त्रिंशत् यानी 63 का अर्थ होता है 30 और चतु का अर्थ होता है 4, तो 34 हो गया। इसको अपन दोनों तरह से लिख सकते हैं। यहां पर मैंने सत्व विसर्ग संधि कर दी है। अब पंचत्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, पंचत्रिंशत् यानी 35। अब देखिए कि अब आगे है 36। 36, 36, 37। तो 36 है, इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे कि षट्त्रिंशत्, 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 सप्तत्रिंशत्, 38, 38। 38 को क्या कहते हैं कि अष्टत्रिंशत्। 38 को क्या कहते हैं? अष्टत्रिंशत्। 39, एकोनचत्वारिंशत्। देखो बच्चों, चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40, और एको यानी एक, न यानी नहीं हो। 40 में तो कितने होते हैं? 39। इसी को आप दूसरी तरीके से लिख सकते हो, नवत्रिंशत्। 30 और 9 कितने होते हैं? 39। और अगली संख्या है चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् का अर्थ क्या होता है? 40।
अब 41 एक चत्वारिंशत, एक चत्वारिंशत, एक चत्वारिंशत का क्या होता है 41, द्विचत्वारिंशत का क्या होता है 42, द्विचत्वारिंशत, 43 जिसको अपन कहते हैं 43, तो 43 का अर्थ क्या होता है त्रिचत्वारिंशत, 43 का अर्थ क्या होता है त्रिचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत का अर्थ क्या होता है 43। चतुः चत्वारिंशत, चतुः चत्वारिंशत का अर्थ क्या होता है 44, चतु चत्वारिंशत का अर्थ क्या होता है 44। देखिए अब इसको अपन दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि सत्व विसर्ग संधि जो होती है ना, अगर विसर्ग के बाद में च आता है तो विसर्ग का जिसको अपन कहते हैं हिंदी में संकर वाला स या जिसको कहते हैं अपन तालव्य स हो जाता है। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो चतुष चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत। समझ में आया? देखो यहां विसर्ग था, परंतु मैंने विसर्ग के बाद में अगर च आता है तो विसर्ग का कौन सा स होता है तालव्य स हो जाता है। तो मैंने कौन सा स कर दिया जिसको अपन संकर वाला स करते हैं या तालव्य स कर दिया। यहां पर सत्व विसर्ग संधि कर दी गई है। अब देखो आगे पंच चत्वारिंशत 46, षड चत्वारिंशत, सप्त चत्वारिंशत, 48, अष्ट चत्वारिंशत, 49, तो नव चत्वारिंशत कह दीजिए, या इसको अपन दूसरी तरीके से लिखते हैं कि एको ने पंचाशत, मानी पंचाशत का अर्थ होता है 50, और 50 में जब एक नहीं होता है तो कितना होता है 49, कितना होता है 49। समझ गए? तो अब देखिए ये तो अब 50 को क्या कहते हैं पंचाशत, पंचाशत का अर्थ क्या होता है 50। अब देखिए आगे कुछ है 50 से आगे की संख्याएं 51, कितना 51, मतलब 50 और एक कितना होता है 51, एक पंचाशत, एक पंचाशत, एक पंचाशत यानी 51। अब द्विपंचाशत, द्विपंचाशत, 53, 53 को क्या कहते हैं कि त्रिपंचाशत, 53 को क्या कहते हैं त्रिपंचाशत। देखिए त्रिपंचाशत, 54, चतुः पंचाशत, चतुः पंचाशत, 54 को क्या कहते हैं चतुः पंचाशत। अब 55, पंच पंचाशत, 56 जिसको कहते हैं षड पंचाशत, षड पंचाशत। 57 को कहते हैं सप्त पंचाशत, 58 अष्ट पंचाशत,
सत 59 59 कहते हैं कि एक तो लिखने का तरीका है कि नव चत्वारिंशत नव पंचाशत। एक तो तरीका क्या है कि नव पंचाशत, या दूसरा तरीका है एकोने षष्ठी। षष्ठी का अर्थ होता है 60, और 60 में जब एक नहीं होता है तो कितना होता है 59। कितना होता है 59। तो एकोने षष्ठी या नव पंचाशत कह दो या एकोने षष्ठी। और 60 को क्या कहते हैं षष्ठी। षष्ठी का अर्थ क्या होता है 60। अब देखिए आगे कि 60, और अब 60 से आगे लिखेंगे अपन 61। क्या लिखेंगे 61। 61 के लिए एक षष्ठी। क्या लिखेंगे एक षष्ठी। एक षष्ठी। 62 को क्या लिखेंगे द्विषष्ठी। क्या लिखेंगे द्विषष्ठी। द्विषष्ठी। 63 त्रिषष्ठी। 63 को क्या लिखेंगे त्रिषष्ठी। क्या लिखेंगे त्रिषष्ठी। त्रिषष्ठी। चतुःषष्ठी। चतुष्षष्ठी का अर्थ क्या होता है 64। चतुष्षष्ठी का अर्थ क्या होता है 64। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं कि अगर आगे से आता है शेष, इसमें क्या होता है सज स्वरूप एक सूत्र होता है, वो ये कहता है कि अगर आगे से आता है तो विसर्ग का भी स हो जाता है। यानी आप इसको यूं भी लिख सकते हो, यह भी आपका सही है। विसर्ग का क्या हो गया स, क्योंकि आगे भी जो मूर्धन्य सकार आ रहा है इस कारण से इसका स हो गया। अब 65 पंचषष्ठी। पंचषष्ठी यानी 65। 66 को क्या कहते हैं 66 को क्या कहते हैं 66 को कहते हैं सठ। सठ यानी होता है 6 और षष्ठी यानी 60। तो सठ षष्ठी। ठीक है। अब देखिए इधर अपन 67 क्या लिखेंगे 67। तो 67 को कैसे लिखते हैं सप्तषष्ठी। 67 को क्या लिखते हैं सप्तषष्ठी। 68 को क्या लिखते हैं अष्टषष्ठी। अष्टषष्ठी। 68 को क्या लिखते हैं अष्टषष्ठी। अब 69 आते हैं तो नवषष्ठी, या इसका दूसरा तरीका यह है कि एकोनसप्तति। एकोनसप्तति। समझ आया बच्चों। देखो कि इन दोनों तरीके से आपको इस संख्याओं को लिख सकते हैं और आपको दोनों ही संख्याओं में सही माना जाएगा। अब देखते हैं 70। सप्तति। सप्तति का अर्थ क्या होता है 70। इगेतर को एक सप्तति। इगेतर को क्या कहते हैं एक सप्तति। इगेतर को क्या कहते हैं एक सप्तति। एक सप्तति। एक सप्तति। 72 को क्या कहते हैं द्विसप्तति। द्विसप्तति। क्या कहते हैं द्विसप्तति। समझ में आ रहा ना। इसी प्रकार से लिखना आपको 73 त्रिसप्तति। 73 को क्या कहते हैं त्रिसप्तति। त्रिसप्तति। अब देखो आगे इसको ये संख्या है वो कक्षा 8 में नहीं 9th कक्षा में भी प्रयुक्त होती है।
50 से लेकर के 100 तक की संख्या 9th में आती है और 1 से लेकर 50 तक की संख्या कक्षा 8 में प्रयुक्त होती है। इसलिए बच्चों कक्षा 8 में जो आप याद करोगे उसको कक्षा 9th में भी आपका इनका प्रयोग होता है। और कक्षा 10 में जब इन संख्याओं को आप पढ़ेंगे तो घटिका चक्रम एक 2 नंबर का बिंदु आता है, उसमें भी संख्या संबंधित ये संख्याएं बहुत सहायक होती हैं। एक संख्या संबंधित लिंग वचन के अंदर अशुद्धि के अंदर 2 नंबर का अंक का कक्षा 10 प्रश्न, उसमें भी ये संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि एक है बालिका गृहम गच्छति। तो देखो बालिका शब्द है एक है या एकम नहीं आता है, क्या आएगा एका। तो ये संख्या का अगर आपने कक्षा 8 में इसको ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप कक्षा 10 के अंदर और 9th के अंदर किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं होगा, किसी भी प्रकार के कोई लॉस नहीं होगा। आप इसको बहुत आगे जाकर के कक्षा दोनों के अंदर 9th और 10th के अंदर भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है जो अभी आपको ये बातचीत बताई जा रही है, चाहे संधि संबंधित हो चाहे संख्या संबंधित हो, आगे की कक्षाओं के अंदर भी ये बहुत उपयोगी है। आप इनको अच्छी तरह से अभी लिखें। तो अब लिखते हैं 74। चतुहु सप्तति, चतुहु सप्तति 75, पंच सप्तति, पंच सप्तति, पंच सप्तति। अब देखिए आगे छिंतर, छिंतर को क्या कहते हैं? षट सप्तति, षट सप्तति, षट सप्तति, सतंतर सप्त सप्तति, अठंतर अष्ट सप्तति, 79। देखिए जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं 79। अब इसको आप 2 तरीके से मैंने आपको बताया ना कि एको ने अशीति, ठीक है। अगर आप इसको संधि करते हो तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो, एको ना अशीति, ठीक है। यह इसका क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। और इसी को आप इसी तरीके से लिख सकते हो, नव सप्तति। तो नव का अर्थ होता है 9, सप्तति का अर्थ होता है 70। 70 और क्या होता है? 79 होगी ना, 79 जिसको अपन कहते हैं। तो नव सप्तति 80, 80। अब देखो आगे 80। अब उसके बाद में है 81 जिसको कहते हैं अपन अंग्रेजी में 81, 81। एक और 80 मिलेगा तो बच्चों आपने दीर्घ संधि पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है? समान स्वर मिलके के दीर्घ होता है। तो यहां पर बन गया ए और ए मिला तो आ, तो बन गया एका शी, एकाशीति। अब देखो आगे 82, एकाशीति। अब उसके बाद में क्या है? 82। तो 82 को क्या कहते हैं संस्कृत में? द्वयाशीति, द्वय और उसमें मिलेगा तो द्वया अशीति। अब 83, 83 को क्या कहते हैं? त्रिय अशीति, 83 को क्या कहते हैं? त्रिय अशीति। 84, चतुः। अब देखिए मैं यहां पर संधि होगी, क्या होगी? संधि। तो 84 चतुर अशीति। देखिए अगर विसर्ग के बाद में स्वर आता है तो विसर्ग का होता है रे, और रे जब ए में मिलता है तो रे क्या हो जाता है? चतुर अशीति। इसी प्रकार से आप इस संधि को, ये रुत्व विसर्ग संधि की गई है। यहाँ पर कौन संधि की गई है? रुत्व विसर्ग संधि। इसी प्रकार से देखिए 85,
पंचाशीति यानी 85 जिसको अपन कहते हैं। अब देखिए पंचाशीति यहां पर संधि कर दी गई है दीर्घ। अब आगे देखिए 86 जिसको कहते हैं षड, षड यानी 6 और अशीति यानी 80, 86 को क्या कहते हैं षट अशीति। अब देखिए आपको मैंने पहले जो संख्या लिखी थी, यहां देखिए मैंने टय को क्या किया था हलंत, जबकि मैंने यहां पर टय को क्या किया नहीं हलंत। कोई भी व्यंजन होता है वह स्वर से मिलकर बनता है, तो यहां पर टय हलंत था नहीं है, यहां पर टय हलंत है। कारण इसका मैं बताऊं आपको कि जब टय व्यंजन है वो ए स्वर मिला तो टय क्या हो गया पूरा। तो सभी व्यंजन स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो यहां पर आपकी यह है जो किसी भी प्रकार की शंका हो मैंने आपको समाधान कर दिया है। यहां पर टय हलंत था क्योंकि आगे क्या था व्यंजन, जबकि यहां पर स्वर था ए, तो ए जब टय में मिला हलंत में, तो बच्चों आपको मैं बता देता हूं जानकारी के लिए, टय प्लस ए बराबर टय। यह है इस प्रकार से यहां पर यह तय कर दिया गया है। तो कितना बना 86। अब 80 सप्ताशीति, 87 को क्या कहते हैं सप्ताशीति। देखिए ये सप्त है, ए मिला तो सप्ताशीति ही, ठीक है। अष्टाशीति, यहां सब जगह दीर्घ संधि की जा रही है। देखो अष्ट का टय कट क्या बन दिया टा, सप्त का क्या हो गया सप्ता, क्योंकि तय और ए मिला तो अकह सवर्णी दीर्घ एक सूत्र होता है, वह ये कहता है कि समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हो गया दीर्घ का मतलब आ, समझ गए। अब 89 नव अशीति, नव, अब यहां पर भी वह है और यहां पर ए, तो अपन इसके अंदर दीर्घ संधि करेंगे तो नवाशीति, नवा अशीति। इसी प्रकार से इसको दीर्घ संधि का उदाहरण बना दिया गया है। और अब है 90, तो नवति, नवति का अर्थ क्या होता है 90। अब 91 जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं 91, क्या कहते हैं 91, एक नवति, एक नवति, एक नवति, एक नवति का अर्थ होता है 90 और एक मिलते क्या हो गया 90 में एक जोड़ा कितने हो गए 91, एक नवति यानी 91। देखो आगे, आगे अब आता है 92, संख्या संस्कृत में जो 92, तो 92 को कैसे लिखेंगे एक नवति यानी 91। अब 92 को लिखने के लिए आपको मैं बताऊं कि द्वि, द्वि यानी होता है दो, और द्विनवति यानी, द्विनवति यानी क्या होता है द्वि यानी दो, नवति यानी 90, 90 दो कितने हो गए 92। अब 93 और त्रि यानी कितने होते हैं 3, और नवति यानी क्या होता है 90, तो 90 और 3 कितने होते हैं त्रिनवति या त्रियोनवति, या आपको त्रिनवति ही भी लिख सकते हैं या त्रियोनवति भी लिख सकते हैं। यहाँ उत्तो विसर्ग संधि कर दी गई है त्रियः नवति, तो विसर्ग से पहले अगर ए होता है तो विसर्ग का क्या बन जाता है उ, ए और उ मिलके ओ बन गया, और यहाँ पर त्रिय है था उसका बन गया त्रो। गुण संधि का नियम होता है ए और उ मिलके क्या बन जाता है ओ, तो यहाँ बन गया त्रियो नवति, ये भी सही है और ये भी सही है। 94 चतुर्नवति, 94 क्या कहते हैं चतुर्नवति। देखिए चतुर्नवति ये भी सही है, और इसको आप अगर रुत्व विसर्ग संधि आ रही है तो आप क्या कर सकते हो इसको चतुर्नवति। देखिए कि आपकी बात समझ आई, विसर्ग से पहले ए या विसर्ग से पहले अगर ए या आ होता है तो विसर्ग का बनता है उ, वो होती है उत्तो विसर्ग संधि। और अगर विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर होता है, जैसे इसमें उ दिया हुआ है,
तो विसर्ग का हो जाता है रे। अगर आगे स्वर है तो वह उसमें मिल जाता है, और अन्यथा वह व्यंजन होता है तो वह व्यंजन अगले वर्ण के ऊपर रे बन के वह विसर्ग का रे बन के चला जाता है, वो होती है रुत्व विसर्ग संधि। तो आगे यहाँ व्यंजन है रे ने, तो ने के ऊपर रे बन के चला गया, ये रुत्व विसर्ग संधि होती है। और कक्षा 10 के अंदर भी बच्चों ये आएगी, और आप कक्षा 8 और 9 में भी ये संधि पढ़ेंगे। अब 95 पंचनवती, पंचनवती यानी कितने होते हैं 95। अब देखो 96, पंचनवती का अर्थ क्या होता है 95 और 96 को देखो बच्चों, आपको मैं समझा देता हूं। सण नवती, इसी को मैं आपको एक दूसरा तरीके से बताता हूं कि षड्नवती। बच्चों आप ये बोलते हैं षड्नवती, जबकि मैंने यहां पर लिखा है षण्णवती। एक संधि होती है नसत्व संधि, जिसको अपन अनुनासिक संधि भी कहते हैं। तो अनुनासिक संधि कहां पर होती है? अनुनासिक संधि वहां होती है अगर किसी वर्ग के बाद में है को छोड़कर कोई भी वर्ण आता है, आगे अगर पंचम वर्ण होता है तो जो पूर्व वर्ण होता है वह भी क्या हो जाता है, अपने वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। देखो बच्चों यहां पर है डे, टे ठे डे, टे वर्ग का है अक्षर, और आगे क्या रहा है, अपने वर्ग का 5वां अक्षर का प्रयोग हो रहा है ने। तो ये डे भी अपने वर्ग का क्या हो जाएगा, 5वां वर्ण हो जाएगा। तो टे ठे डे ढे ने, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, षण्णवती। षण्णवती, षण्णवती यहां पर मैंने इसमें संधि कर दी है नसत्व या अनुनासिक, और यहां पर मैंने सीधा लिख दिया। ये भी सही है और ये भी सही है, परंतु यह जब लिखोगे तो आप अगले अध्यापक को ये बता सकते हो सर यहां पर नसत्व संधि का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग किया गया है। अब देखिए 97, सप्तनवती, सप्तनवती। अब नवती यानी 90 और सप्त यानी 7, सप्तनवती यानी 97। अष्टनवती, अष्ट 8, नवती यानी 90। तो 8 और 90 में 90 में मिलाते हैं तो कितने होते हैं 98। अब देखो आगे नवनवती, नवनवती, और इसी को अपन लिख सकते हैं एको ने शतम बच्चों। और अब अगर आता है 100, तो इसको अपन कहते हैं शतम। शतम का अर्थ क्या होता है 100। इसको आप दोनों यानी शतम में एको यानी एक, ने यानी नहीं, 100 में जब एक नहीं होता तो कितने होते हैं 99। नवती कह दीजिए चाहे एक और शतम कह दीजिए, दोनों सही हैं। और शतम का अर्थ क्या होता है 100। अब देखिए मैं आपको कुछ आगे की संख्याएं जिसको मैं लिख के बताता हूं। जैसे आप लिखते हैं लाख, क्या लिखते हैं लाख, तो लाख को क्या कहते हैं लक्षम। करोड़, करोड़ क्या कहते हैं कोटि। इसी के पास अरब, तो आप लिखते हैं अर्बुदम। आई बात समझे। और हजार, हजार सहस्रम, सहस्रम का अर्थ क्या होता है हजार। समझ गए बात। ये इस प्रकार से कुछ संख्याएं भी हैं जो आपकी कक्षा 8 और 9 में प्रयोगी संख्याओं का होता है। अब मैं आपको देखो परीक्षा की दृष्टि किस प्रकार का जो प्रश्न आता है कक्षा 8 में, मैं वो आपको बता रहा हूं कि ऊपर प्रश्न आएगा अधोलिखित संख्या नाम संस्कृते मेलनम कृत। देखिए
मंजूषा, अधोलिखित मंजूषात, मंजूषा दी हुई होगी, ये आपका प्रश्न होगा, अधोलिखितम मंजूषात संस्कृत संख्यानाम अंकेषु लिखित संख्यानाम मेलनम कुरुत। अब देखिए, मैं आपके मंजूषा के अंदर नीचे लिखी हुई मंजूषा से संस्कृत संख्याओं का अंकों में लिखी गई संख्याओं का मेल कुरुत यानी करें। अब देखिए, मैं आपके मंजूषा बना रहा हूं, 4 संख्याएं दी हुई आएंगी, जैसे सप्तति, चत्वारिंशत्, पंचाशत और विंशति। देखिए, अब इसी के अंदर क्रम वाइज जो संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखो कि 20 दिया हुआ है, यहाँ पर 40 दिया हुआ है, और यहाँ पर 70 दिया हुआ है, और यहाँ पर 50 दिया हुआ है। आगे इस प्रकार से क्या होगा कि रिक्स्थान दिया हुआ होगा। आपको इन्हीं मंजूषा वाले शब्दों को, संख्याओं को इसमें लिखना है। तो विंशति जो है तो संस्कृत में संख्या है विंशति, इस प्रकार से, और इसमें चत्वारिंशत् ये, और इसमें सप्तति और इसमें पंचाशत। बच्चों, इस प्रकार से ये प्रश्न आपके आता है और इनको आपस में मेल करके आपको लिखना होगा। ओके, इनको आप कक्षा 3 में याद करोगे, आगे आपके भी काम आएंगी। थैंक यू।